नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमईजी 5 ब्लॉक 8 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने बहुत सारी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर। एंड इनकी ये जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसमें आपकी दो थ्योरीज आती हैं जो सिगमंड फ्राइड ने दी है। एक है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड दूसरी है सिगमंड फ्राइड की साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो हम दोनों ही थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन थ्योरीज को जानने से पहले हम थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड का लाइफ स्केच जान लेते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ओके, तो सिगमंड फ्राइड जो है वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस है। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक मेडिकल डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस को। तो ये एक डॉक्टर भी थे। एंड सेकंड ये जो है फाउंडर है साइको एनालिसिस के। साइको एनालिसिस का मतलब होता है एक क्लिनिकल मेथड जिसमें साइकोपैथोलॉजिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो है डायलॉग्स के थ्रू जो है आपका ट्रीटमेंट होता है बिटवीन पेशेंट एंड साइको एनालिस्ट। तो ये जो आपका साइकोपैथोलॉजी ट्रीटमेंट है इसका मतलब है एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी करना। मतलब कि जो डॉक्टर है वो दूसरे जो एबनॉर्मल बिहेव कोई पर्सन कर रहा है उसके बिहेवियर को स्टडी करेगा, लेकिन स्टडी जो होगी वो उसकी डायलॉग्स की फॉर्म में होगी। जैसे वो पेशेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर देगा, उसके बेसिस पर ये ट्रीटमेंट होता है, वो है साइको एनालिसिस। तो ये जो सिगमंड फ्राइड थे इनका जन्म हुआ था 6 मई 1856 में ऑस्ट्रियन एम्पायर में। एंड इनकी डेथ हुई थी 26 सितंबर 1939 में यूनाइटेड किंगडम में। एंड इन्होंने एजुकेशन लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से, जहां से एज अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ये क्वालिफाई हुए थे 1881 में। इनको दो फेमस अवार्ड्स मिले हैं, एक इन्हें गोथे प्राइज मिला है 1930 में, सेकंड इनको फॉरेन मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी भी डिक्लेयर किया गया था। एंड सिगमंड फ्रॉइड वाज आल्सो फाउंडेड द साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकेट्री। ओके, तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकी थ्योरी साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, तो अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने दो एस्पेक्ट्स दिए हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर, यानी कि ह्यूमन के व्यक्तित्व के ऊपर। तो एक है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड एक है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। तो ये जो आपका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पर एक चार्ट सा क्रिएट किया है। तो इसमें फ्राइड ने बताया है कि ह्यूमन माइंड में जो कंटेंट होते हैं एंड ह्यूमन माइंड का जो पूरा सिस्टम होता है, जब उन दोनों में इंटरेक्शन होती है तो एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है, एक व्यक्तित्व बनता है। एंड फॉर शोइंग नेचर ऑफ कंटेंट्स ऑफ माइंड ही हैड गिवन टू मॉडल। तो इसके बाद जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने ह्यूमन माइंड में जो कंटेंट होते हैं उसका नेचर बताने के लिए दो मॉडल और दिए हैं। ये आपके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में ही आते हैं। तो इन्होंने एक मॉडल दिया टोपोग्राफिकल मॉडल एंड दूसरा दिया स्ट्रक्चरल मॉडल। तो ये जो फर्स्ट मॉडल है टोपोग्राफिकल मॉडल, इसे जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें 3 लेवल्स ऑफ माइंड दिए हैं। मतलब कि ह्यूमन का जो माइंड है उसके 3 लेवल्स इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले है कॉन्शियस माइंड, सेकंड है सब कॉन्शियस माइंड जिसे प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, एंड थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड मॉडल है वो है स्ट्रक्चरल मॉडल। तो स्ट्रक्चरल मॉडल में भी इन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं। एंड ये जो 3 लेवल हैं ये हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। इनके बेसिस पर ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। मतलब इन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं जिससे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी बनेगी। फर्स्ट है ईथ, सेकंड है सुपर ईगो एंड थर्ड है ईगो। तो हम दोनों मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल। तो जैसा कि हमने पीछे देख ही लिया कि टोपोग्राफिकल मॉडल में आपके 3 लेवल्स हैं माइंड के, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। तो हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे टोटल माइंड का 10% होता है। एंड कॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट में जो भी होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, ये सब जो हम प्रेजेंट में करते हैं जिससे हम अवेयर होते हैं वो हमारे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में अक्कर करते हैं। मतलब कि प्रेजेंट में हम जो भी करते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड माइंड जो कि है सब कॉन्शियस माइंड, जिसे प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है ये ना तो कॉन्शियस होता है ना ही ये अनकॉन्शियस होता है। इसमें हमें पहले चीजों का पता नहीं होता है, बट दिमाग पर जोर डालने पर चीजें यानी कि जो थॉट्स हैं वो रिट्राइव हो जाते हैं। मतलब जो चीजें हम भूल चुके होते हैं, जो हमारे मेमोरी से जा चुके
होते हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से जा चुके होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। एंड सबकॉन्शियस माइंड में जो भूली हुई चीज़ें हैं वो रहती हैं, एंड सडनली गहराई पर सोचने से जो चीज़ें हैं वो याद भी आ जाती हैं, तो वो होता है सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपको चीज़ें भूली हुई हैं, वो आपके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, एंड जब आप दिमाग में जोर लगाओगे तो वो आपको याद आ जाएगी। तो इसमें वो व्यूज़, वो इमोशन एंड वो फीलिंग्स आती हैं जिनसे पहले अनअवेयर होते हैं, लेकिन बाद में हम कॉन्शियस माइंड में उन्हें ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने अपनी कार की जो कीज़ है वो टेबल पर रख दी हैं, एंड कुछ टाइम बाद जब आप घर से बाहर जाने लगते हो तो आपको उस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भूल चुके होते हैं कि वो की आपने एग्जैक्टली रखी कहाँ पर है, तो आप उसे इधर ढूंढते हो, उधर ढूंढते हो, आपने हर जगह देख ली, लेकिन आपको वो की नहीं मिली। तो सडनली जब आपने याद करने की कोशिश की, आपने अपने दिमाग पर जोर डाला, तो आपको याद आया कि कीज़ तो टेबल पर है। दैट मीन्स कि जो आपका कंटेंट था की के बारे में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था, जो कि आप भूल चुके थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब सडनली आपने याद करने की कोशिश की तो वो आपको याद भी आ गया। तो आपको जो कंटेंट था वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ गया, आपको याद आ गया। ठीक है, तभी बोला है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके मतलब जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो आप कॉन्शियस माइंड में ला सकते हो याद करने पर। तो मतलब कि भूला हुआ कंटेंट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, एंड कुछ टाइम के लिए ये आपको भूला हुआ होता है, एंड बाद में जब आप जो है कोशिश करते हो तो ये डाटा जो है रिट्राइव हो जाता है, एंड कंटेंट आपका सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो नेक्स्ट जान लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। एंड आपके टोटल माइंड का 90% माइंड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। ओके, तो अनकॉन्शियस ये जो टर्म है ये दी थी 18th सेंचुरी के जर्मन रोमांटिक फिलोसोफर फ्रेडरिक ने, एंड लेटर ऑन इस टर्म को इंग्लिश में जो है यूज किया था सैमुअल कॉलरिज ने अपनी पोएम्स के थ्रू। एंड अनकॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग्स, वो थॉट्स आते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस से दूर होते हैं। मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड में वो डाटा होता है जो कभी भी रिट्राइव नहीं हो पाता है, कभी भी आप उसको कॉन्शियस माइंड में नहीं ला पाते हो, बिकॉज ये आपको याद नहीं आता है। जैसे सबकॉन्शियस से आपको याद आ जाता है ना, अनकॉन्शियस में जो डाटा होता है वो कभी आपको याद नहीं आ सकता, वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आता है। एंड फ्राइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है, एंड हमारी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें झलकती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। एंड अनकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, यानी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अनकॉन्शियस माइंड। इसमें हमारी सभी रिप्रेस्ड फीलिंग्स होगी, सेक्स डिजायर्स हो गए, हमारे मोटिव्स हो गए, हमारा एग्रेशन हो गया, वो सब आता है। ओके, तो सिगमंड फ्राइड ने अपने 3 लेवल्स ऑफ माइंड जो हैं वो फ्लोटिंग आइस वर्क के थ्रू जो है समझाने की कोशिश की है। मतलब कि एग्जांपल दिया है इन्होंने फ्लोटिंग आइस का। मतलब कि एक तरह से फ्राइड ने ह्यूमन माइंड का कंपैरिजन आइस वर्क से किया है। जैसे आइस वर्क को अगर आप पानी में डालते हो तो उसका 90% भाग जो है वो पानी में होता है, तो जो पानी में हुआ 90% भाग वो होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, एंड जो 10% भाग होता है आइस वर्क का वो पानी से बाहर होता है, एंड ये जो 10% इन्होंने बताया वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। एंड इन दोनों के बीच का जो टॉप लेयर का जो आपका भाग होता है, जहाँ पर आपका पानी से बाहर आइस भी होता है, पानी के अंदर जो आपका मार्जिन होता है वो यानी कि जो टॉप लेयर है वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड होती है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है जो आपको पानी के बाहर दिख रहा है, ये वो है जो हम वर्ल्ड को शो करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का वो भाग होता है जो हम वर्ल्ड को शो करते हैं। उसके बाद है आपका सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो पानी के टॉप मोस्ट लेयर, आप मान लो ये पानी की टॉप मोस्ट लेयर होती है, ना ही ये बिल्कुल पानी के अंदर होता है, ना ही पानी के बाहर होता है, बिल्कुल ऊपर मार्जिन पे होता है। इसका मतलब है कि प्री कॉन्शियस माइंड में वो कंटेंट होते हैं जो भूले होते हैं, यानी कि पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उन पे जोर लगा लो, अपने दिमाग पर जोर लगाओगे तो भूला हुआ कंटेंट जो है आपको याद आ जाएगा, यानी कि जो पानी के अंदर जो भूल चुका था कंटेंट वो पानी के बाहर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा, तो आपको चीज याद आ जाएगी। तो वो होता है आपका प्री कॉन्शियस माइंड। एंड इसके बाद जो आप देख सकते हो लास्ट है अनकॉन्शियस माइंड। तो इसमें उन्होंने बोला है कि ये जो माइंड होता है ये दुनिया को हम बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, एंड अनकॉन्शियस माइंड जो है वो पानी की सतह पर होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। एंड इसमें सिगमंड फ्राइड बता रहे हैं कि अनकॉन्शियस माइंड का डाटा कभी भी रिट्राइव नहीं हो सकता है, वो डाटा कभी भी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं पहुंच सकता है। ये था टोपोग्राफिकल मॉडल। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड मॉडल जो था वो था स्ट्रक्चरल मॉडल। ओके, तो स्ट्रक्चरल मॉडल को भी सिगमंड फ्राइड ने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है इद, सेकंड है सुपर ईगो, एंड थर्ड है ईगो। तो जो आपका इद है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड, एंड जो सुपर ईगो है वो होता है मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड, एंड थर्ड है ईगो, ये होता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड। एंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ये जो आपके तीनों लेवल्स होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, एंड हमारी पर्सनैलिटी का
पार्ट है। इसके बेसिस पर ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारा व्यक्तित्व बनता है कि कौन किस तरह का होगा। तो हम बारी बारी से तीनों लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईद। ओके, तो ईद जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है माइंड का एंड ये बर्थ से होता है। एंड ईद का मेन मोटिव होता है प्लेजर पाना, यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल के अंडर काम करता है। एंड ये क्वाइट सेल्फिश एंड अनएथिकल होता है, मतलब कि इसमें इंसान जो है वो सेल्फिश हो जाता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। एंड ईद इज वन कॉम्पोनेंट और ओनली कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ओके, तो ईद जो है वो एक बच्चे के जैसे होता है जिसको रॉन्ग राइट गुड बैड सोशल एंटी सोशल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना वो बॉदर करता है। इसका मोटिव होता है सिर्फ एक, वो होता है अपने डिजायर्स अपनी नीड को पूरा करना एंड अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद प्लेजर लेना। तो अगर कोई डिजायर नीड इनकी पूरी ना हो ऐसे पर्सन की जिनमें ईद ज्यादा होता है, तो वो पर्सन जो होता है वो टेंशन में चला जाता है, उनको टेंशन होने लग जाती है। उसकी फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि हंग्री है, तो वो तब तक रोएगा जब तक उसकी ईद को सेटिस्फाई ना किया जाए, उसका जो प्लेजर जो उसको चाहिए जब तक उसको सेटिस्फाई ना किया जाए। जैसे कि अगर उसको दूध नहीं मिलेगा तो वो रोता ही रहेगा, उसको मतलब तो चाहिए चाहे फिर कुछ भी हो, उसकी मदद चाहे बीमारी क्यों ना हो, अगर उसको दूध चाहिए उसको प्लेजर चाहिए तो वो उसको लेकर ही मानेगा, अदरवाइज वो रोता ही रहेगा। तो मतलब कि ये सेल्फिश होता है। एंड ईद का कंसर्न जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि प्लेजर लेना है, मजा लेना है, इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो एक और एग्जांपल देकर मैं आपको ईद समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सडनली पड़ोसी के घर से गाजर के हलवे की खुशबू आती है, तो एकदम से जो बच्चा है उसके मन में ख्याल आता है कि वो हलवा खाएगा एंड उसको मतलब कि खाना है एट एनी कॉस्ट। तो पर्सन जो है वो वहां पर जाएगा, चुप कर जो है वो मतलब एक तरह से गाजर का हलवा जो है चुरा कर खा लेगा। एंड उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका ये जो स्टेप था ये सही था गलत था, सोशल था एंटी सोशल था, उसको पनिशमेंट मिल सकती है, उसकी इंसल्ट हो सकती है, वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल बॉदर नहीं करेगा। मतलब रियलिटी इसको पता ही नहीं होती है, इसको सिर्फ अपना डिजायर है जो इसका प्लेजर है वो पूरा करना है, तो इसलिए जाता है और गाजर का हलवा चुरा कर खा लेता है। मतलब कि अपना जो प्लेजर है वो लेता है, अपनी ईद को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है सुपर ईगो। ये आपका मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है एंड ये आइडियलिस्टिक इन नेचर होता है एंड परफेक्शन इसका गोल होता है। एंड सुपर ईगो जो है वो बच्चे में 5 साल की एज के बाद जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें इंसान जो है वो मोरालिटी बेस्ड ही सोचता है, मतलब कि आइडल बनना जो है उसका मेन मोटिव होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे की ज्योमेट्री को देखता है एंड उसको वो जो ज्योमेट्री जो है काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो उससे जो है वो वैसी ही ज्योमेट्री चाहिए, बट ये ईद के जैसे जो है चोरी करना प्रेफर नहीं करेगा, मतलब कुछ गलत करना जो है प्रेफर नहीं करेगा। इसे पता है कि चोरी करना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही इमोरल एक्ट है एंड इसे ऐसा सोचना तक नहीं है। तो सुपर ईगो जो होता है वो आपका मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा, ये कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, गलत नहीं सोचेगा, सिर्फ मॉरल वैल्यूज को फॉलो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है ईगो जो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें इंसान को रियलिटी पता होती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है एंड क्या गलत करने पर क्या हो सकता है। तो इसको जो है रियलिटी पता होती है जो ईगो होता है। एंड ईगो जो है वो आपका 2 से 3 ईयर्स की एज में जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ईगो जो है वो एज अ मीडिएटर काम करता है ईद एंड सुपर ईगो के बीच में, मतलब कि एक तरह से ये बैलेंस रोल प्ले करता है ईद एंड सुपर ईगो के बीच में। एंड ईगो जो है वो ईद के डिजायर्स को सेटिस्फाई तो करेगा बट इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट वे। एंड फ्रायड ने ईद को जो है हॉर्स के साथ कंपेयर किया है एंड ईगो को हॉर्स राइडर के साथ कंपेयर किया है। जैसे कि हॉर्स में जो है पावर है, मोशन है एंड हॉर्स जो है वो जब अकेला होगा तो वो कहीं भी घूमेगा अपनी मर्जी से। एंड जो राइडर है वो हॉर्स के मोशन को कंट्रोल करता है, उसको जो है डायरेक्शन देता है कि हॉर्स को कहाँ जाना है। तो मतलब कि राइडर जो है वो घोड़े की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से हॉर्स राइडर यानी कि जो ईगो है वो भी हॉर्स यानी कि ईद की मूवमेंट को गलत डायरेक्शन में जाने से कंट्रोल करेगा कि क्या नहीं करना है एंड क्या करना है। मतलब कि आप समझ रहे हो कि ईगो जो है वो ईद को कंट्रोल करता है जैसे कि आपका हॉर्स को कंट्रोल करता है हॉर्स राइडर। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको घूमने जाना है बाहर, बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, तो जो ईद है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसको सिर्फ प्लेजर से मतलब है, वो आपको बोलेगा कि घूमने जाएंगे एट एनी कॉस्ट एंड ये घूमने के लिए निकल भी पड़ेगा, मतलब कि इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर इतना ज्यादा रिस्क है। बट जो सुपर ईगो है वो आपको बोलेगा, जो मोरालिटी पर काम करता है, कि नहीं बाहर बहुत तेज बारिश है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसे में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो घूमने नहीं जाएंगे, ये आपको सुपर ईगो बोलेगा।
बोलेगा। लेकिन जो ईगो है, जो आपका एक तरह से मीडिएटर काम करता है दोनों के लिए, ईद एंड सुपर ईगो के लिए, ये ईद एंड सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन देगा एंड ये बीच का रास्ता निकालेगा ताकि ईद एंड सुपर ईगो दोनों की बातें रह जाएं, दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। तो ईगो बोलेगा कि घूमने जाना है बट बारिश जो है थम जानी चाहिए, उसके बाद जब मौसम साफ हो जाएगा तब हम घूमने निकल जाएंगे। ओके, तो यही था स्ट्रक्चरल मॉडल यानी कि ईद, सुपर ईगो एंड ईगो के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रायड की दूसरी थ्योरी जो कि है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। एंड सिगमंड फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी को फ्रायड्स डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा जाता है एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी में सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की वेरियस स्टेजेस बताई हैं कि किस स्टेज में किस तरह से एक पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेजेस दी है सिगमंड फ्रायड ने। तो सबसे पहले है ओरल स्टेज, ये बच्चे की बर्थ से लेकर 18 मंथ तक चलती है। उसके बाद है एनल स्टेज, ये 18 मंथ से 36 मंथ तक होगी। उसके बाद थर्ड है फेलिक स्टेज, ये 3 साल से 6 साल तक चलती है। फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, ये 6 साल से प्यूबर्टी तक चलती है। एंड फिफ्थ है जेनिटल स्टेज, ये प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक चलती है। तो हम बारी बारी से इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल स्टेज। ओके, तो ओरल स्टेज में बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चे आते हैं एंड इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको प्लेजर मिलता है ओरल एक्टिविटीज से। एंड बेबी जो है वो प्लेजर लेता है अपने माउथ के थ्रू, मतलब कि सोर्स ऑफ प्लेजर जो है वो माउथ होता है। एंड इस स्टेज में बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। एंड इस स्टेज में बच्चों को प्लेजर मिलता है माउथ सकिंग से, लिकिंग से, च्युइंग से, बाइटिंग से। एंड बच्चे जो है वो हर टाइम कुछ ना कुछ अपने मुंह में जो है डाल के रखते हैं, जैसे सक करते रहेंगे या अपने टॉयज को या अपने थंब को, तो इस तरह से वो करते रहते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे को जो है फीडिंग से सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब कि सकिंग से इनको मजा आता है, इनको प्लेजर मिलता है, इनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। एंड 18 मंथ तक का जो बच्चा होता है उसको कुछ ना कुछ जो है सक करना जो है अच्छा लगता है। एंड जब उसकी मदर उसके साथ में नहीं होती है तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि थंब हो गया, उंगली हो गई या कोई टॉय हो गया, उसको सक करने की कोशिश करता है। एंड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट की जगह एज सब्स्टिट्यूट वो अपने थंब को, फिंगर्स को या अपने टॉयज को सक करेगा। तो इस स्टेज में बच्चे का जो माउथ है उसके प्लेजर का सोर्स है एंड सकिंग से बच्चे को प्लेजर मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज एंड इसमें 18 मंथ से 36 मंथ तक के बच्चे आते हैं। तो इस स्टेज में प्लेजर का जो सोर्स होता है वो एनस होता है। इसमें जो बच्चा है वो डेफिकेटिंग से प्लेजर पाता है। डेफिकेटिंग का मतलब होता है शौच करने से या एक्सक्रीशन से बच्चे को प्लेजर मिलता है। द एक्सरसाइज ऑफ एनल मसल रिड्यूस टेंशन, तो इसमें जब वो शौच करेगा तो एनल मसल्स में जो एक्सरसाइजेस होंगी उससे उसकी टेंशन जो है रिड्यूस होती है। तो इस स्टेज में बच्चे की जो पॉटी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड इसमें अगर बच्चे की हार्श पॉटी ट्रेनिंग या बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉटी ट्रेनिंग होती है तो बच्चे में एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मीन्स की जो बच्चा है वो बड़ा होकर मैस को पसंद नहीं करता है एंड वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल होता है, रिस्पेक्टफुल बनता है। एंड इससे अपोजिट 18 मंथ से 36 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी पॉटी ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा लिबरल होती है, उनको फ्रीडम दिया जाता है, तो बच्चे की एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मतलब कि बच्चा जो है वो बड़ा होकर बहुत ज़्यादा मैसी होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, रेबेलियन बनेगा। एंड एनल स्टेज में बच्चे में मॉरल वैल्यूज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है फेलिक स्टेज, इसमें 3 साल से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। ओके, तो फेलिक स्टेज में जो फेलिक वर्ड है ये आपके लैटिन वर्ड फेलस से आया है जिसका मतलब होता है पेनिस। ओके, तो 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो प्लेजर सोर्स होता है वो जेनिटल्स होते हैं। मतलब कि इस एज के बच्चों को पेनिस को रब करना, उसको टच करना, उसको पकड़ना जो है उससे प्लेजर मिलता है। एंड इस स्टेज में बच्चे में इरोटिक अट्रैक्शन, जेलसी, फियर जैसी फीलिंग्स जो है वो इमोशन जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो फेलिक स्टेज में फ्रायड ने 2 टर्म्स दी हैं, एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो फ्रायड के अकॉर्डिंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में जो लड़का होता है उसके मन में अपनी मदर के प्रति सेक्सुअल प्लेजरेबल डिजायर जो है राइज होते हैं। एंड इसमें बच्चा जो है वो अपने फादर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है एंड उसको लगता है उसके फादर जो है वो उसके डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए एक थ्रेट है। एंड वो जो है अपने फादर को एज अ हेट जो है देखता है, मतलब हेट करता है अपने फादर को। एंड दूसरा जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है इसमें भी सिमिलर सेट ऑफ फीलिंग्स जो है डिस्क्राइब की गई है जिसे यंग गर्ल जो है एक्सपीरियंस करती है। इसमें जो लड़की है वो अपने फादर की ओर अट्रैक्ट होती है फिजिकली एंड ऑडिपस में जो बॉय है वो अपनी मदर की ओर होता है, मतलब अपोजिट सेक्सेस की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं लेकिन टुवर्ड फादर एंड टुवर्ड मदर। ठीक है, तो फेलिक स्टेज में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा के ऊपर जो फ्रायड के व्यूज हैं उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है एंड इनको इनके ऐसे व्यूज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज।
स्टेज ये आपकी 6 साल से प्यूबर्टी तक चलती है। ओके, तो लेटेंसी स्टेज में जो बच्चे के प्लेजर का सोर्स होता है वो होती है सोशल इंटरेक्शन एंड नो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अकर इन चिल्ड्रन, द लिबिडो इज डाइवर्टेड टुवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो इसमें बच्चे में कोई भी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होती है एंड इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो सेम सेक्सेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं एंड बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सोशली स्पेंड करते हैं, सोशल हो जाते हैं। मतलब बच्चे स्टेज में बच्चे की सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं, जिससे कि उसका नॉलेज, उसकी फ्रेंडशिप, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा। तो हमारी लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, जो आपकी प्यूबर्टी से लेकर एडल्ट तक चलती है। जेनिटल स्टेज इज अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रीअवेकनिंग, यानी कि जो आपकी लेटेंसी स्टेज में जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स थे वो जो है मतलब खत्म हो चुके थे, तो जेनिटल स्टेज में वो फिर से जाग जाते हैं। एंड इस स्टेज में जो सोर्स होता है प्लेजर का वो फैमिली के बाहर का कोई इंसान होता है एंड इंडिविजुअल बिकम वेल बैलेंस्ड, मैच्योर एंड केयरिंग। एंड इस स्टेज में बच्चे में बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसमें प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जेनिटल पार्ट्स ब्रॉड हो जाते हैं एंड फीमेल के जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाता है। एंड इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो डेटिंग एंड मैरिज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड इस स्टेज में बच्चों में अपोजिट सेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड although genital stage begins during puberty but lasts throughout the rest of a person's life। ओके, तो इन पांचों साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के रेफरेंस में फ्रायड ने फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है। फिक्सेशन का मतलब होता है स्टक हो जाना, एक जगह पर अटक जाना। तो इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज के दौरान अगर आपकी प्लेजर की जो नीड्स हैं या वो जरूरत से ज्यादा पूरी हो रही हैं उस स्टेज में, या तो वो जरूरत से कम पूरी हो रही हैं, तो आपकी जो फिक्सेशन हो जाती है। फिक्सेशन का मतलब होता है कि उस स्टेज में जो आपका प्लेजर का सोर्स है वही आपका थ्रू आउट लाइफ बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है, यानी कि आप ओरल स्टेज में ही स्टक रह जाते हो, तो ओरल स्टेज का जो प्लेजर सोर्स है आप वहीं पर स्टक रह जाओगे। मीन पर्सन को सेक्सुअल प्लेजर भी किसिंग में ही मिलता है रेदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स से। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेज में अगर आपकी फिक्सेशन होगी तो उस स्टेज में जो आपका प्लेजर का सोर्स है, जिस चीज़ों से आप प्लेजर लेते हो, आप थ्रू आउट लाइफ आपका सोर्स वही रहता है, आप उसी स्टेज के प्लेजर सोर्स पर अटक जाते हो। तो फिक्सेशन ना हो तो इसके लिए हर स्टेज में आपकी जो प्लेजर की नीड्स है ना वो जरूरत से ज़्यादा पूरी होनी चाहिए, जहाँ ही वो जरूरत से कम पूरी होनी चाहिए, उनमें बैलेंस होना चाहिए, तब फिक्सेशन नहीं होती है। तो ये था फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में एंड हमारी दोनों थ्योरीज जो है कवर हो गई हैं जो सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस में दी है। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।